हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस क्लास में हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो होता है आपका, है ना, उसकी अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम में तकरीबन हर बार ही क्वेश्चन आता है इन अजम्पशन से। ठीक है, चलिए मेरे साथ इन अजम्पशंस को समझते हैं और सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का थोड़ा बेसिक भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। लेट्स सी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि मेरा एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, जैसे सिंपली मैंने इसको ऐसे बनाया मॉडल को। सो y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना, y x का फंक्शन है। कहने का मतलब कि x जो है मेरा वो एक कॉज है। ठीक है, y जो है मेरा इफेक्ट है। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वो आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो भी बताता है। मान लीजिए कि x मेरा यहाँ पे है प्राइस, ठीक है, प्राइस, और y यहाँ पे मेरा है डिमांड, है ना, यानी कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा उसके अनुसार डिमांड चेंज होगी, है ना। तो मीन्स टू से कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में वन वेरिएबल इज ट्रीटेड एज डिपेंडेंट, अनदर वेरिएबल इज ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है मेरे प्राइस पर, और प्राइस मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसा मॉडल जो डिपेंडेंट, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, है ना, इस तरह के मॉडल को हम एक रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं तो इसमें एक और टर्म बीच में ऐड हो जाती है, दैट इज एरर टर्म। ठीक है, दैट इज एरर टर्म, जिसको हम ये यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से इस चीज को बड़े अच्छे से समझना कि किस वेरिएबल को हम किन किन नामों से जानते हैं। y जो है मेरा दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम इंडिजिनस वेरिएबल भी बोल देते हैं। वैसे इंडिजिनस वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा फर्क होता है, इसके लिए मेरी एक अलग वीडियो है जिसमें मैंने आपको खाली इंडिजिनस वेरिएबल एंड एक्सोजेनस वेरिएबल क्लियर करे हुए हैं। उसमें मैंने ये भी बताया हुआ है आपको कि इंडिजिनस डिपेंडेंट से थोड़ा डिफरेंट कैसे है और एक्सोजेनस इंडिपेंडेंट से डिफरेंट थोड़ा कैसे। ठीक है, नॉर्मली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सोजेनस वेरिएबल या एक्सप्लानेटरी वेरिएबल भी बोल देते हैं, एक्सप्लानेटरी वेरिएबल भी बोल देते हैं। ठीक है, सो एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सोजेनस वेरिएबल है। ठीक है, ए मेरा इंटरसेप्ट टर्म है, बीटा मेरा स्लोप टर्म है। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट्स। और यू को हम एरर टर्म भी बोलते हैं, डिस्टर्बेंस टर्म भी बोलते हैं, रैंडम टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये यू का मतलब है डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। आप मेरी पूरी क्लास भी देख सकते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जिसमें मैंने आपको एरर टर्म होती क्या है, ओएलएस क्या होता है, ये सब कंसेप्ट समझाए हुए हैं। और यूपीएससी के एग्जाम के लेवल के लिए तो मैंने आपको ये भी समझाया हुआ है कि हम एक CSLRM मॉडल के ये जो पैरामीटर्स हैं अल्फा एंड बीटा, इसको फाइंड कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स। बच्चों को पता ही नहीं है मास्टर्स करने के बाद भी कि आखिर ओएलएस मेथड है क्या, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। तो वो सब कंसेप्ट्स मैंने क्लियर कवर करे हुए हैं। आज के क्लास का हमारा बेसिक मोटिव है अजम्पशंस को कवर करना। ठीक है, अगर आप इस मॉडल के बारे में, इसके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना, एरर टर्म को डिटेल में समझना, या अपना इसके बारे में कि अल्फा एंड बीटा कैसे निकालते हैं, ओएलएस क्या होता है, इसके बारे में सारा समझना चाहते हैं तो आप चैनल पर जो मेरी दूसरी वीडियोस पड़ी हैं वो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये चीज, तो एरर टर्म इज ए डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू में डिफरेंस है। एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरा y जो है अगर ये डिमांड है और x मेरा मान लीजिए प्राइस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइस को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, डिमांड को डिपेंडेंट वेरिएबल लिया, पर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिस पर मेरी डिमांड डिपेंड करती है ना, सिर्फ प्राइस पर नहीं डिपेंड करती, और भी फैक्टर्स होते हैं, इनकम हो गया, प्राइस और रिलेटेड गुड हो गए। ये सारे फैक्टर्स को मैंने कांस्टेंट मैंने माना है, और इन सब फैक्टर्स को मैंने एरर टर्म में बेसिकली एडजस्ट किया, ये सारे फैक्टर्स। क्योंकि एरर टर्म वही चीज है ना कि इस प्राइस के अलावा और दूसरे फैक्टर्स भी जो डिमांड पर इफेक्ट डाल सकते हैं, है ना। इसमें फिर हम आर स्क्वायर का कंसेप्ट पढ़ते हैं इकोनोमेट्रिक्स में कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितना है, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितना है। तो वो जो अदर फैक्टर्स जो हम कांस्टेंट रख रहे हैं बेसिकली एरर टर्म उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, चलिए असम्पशंस क्या है, अब मेनली असम्पशंस की बात कर लेते हैं। रिग्रेशन मॉडल जो है वो पैरामीटर्स में लीनियर होना चाहिए। पैरामीटर्स कौन से मैंने आपको बताए, अल्फा बीटा, ये लीनियर पैरामीटर्स होने चाहिए। तो ये डायरेक्ट असम्पशन आपको एग्जाम में पूछी गई थी। वेरिएबल्स में लीनियर हो चाहे ना हो, वेरिएबल्स कौन से, एक्स एंड वाई, हाईएस्ट पावर 1, लीनियरिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, बट पैरामीटर्स में इट शुड बी लीनियर, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर स्क्वायर भी हो सकती है ना, हाईएस्ट पावर। ठीक है,
तो मतलब 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, मे और मे नॉट बी लीनियर इन द वेरिएबल्स बट इट शुड बी लीनियर इन पैरामीटर्स कांस्टेंट्स अल्फा एंड बीटा। फिर जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस, जो अब इसमें एरर टर्म लेते हैं म्यू आई आपका है ना, ये जो हम एरर टर्म लेते हैं इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसको हम जीरो लेते हैं, यानी कि जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस इसको हम बोलते हैं। तीसरी assumption हम इसकी लेते हैं वेरिएंस इज अ कांस्टेंट। अब मेरी बात ध्यान से यहाँ पे समझना, अगर ये वेरिएंस कांस्टेंट ना हो तो कौन सी प्रॉब्लम आती है, हेट्रोसडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आती है, हेट्रोसडास्टिसिटी की प्रॉब्लम। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, हेट्रोसडास्टिसिटी, इसके कॉजेज, इसके टेस्ट, इस पर भी मेरा डिटेल्ड वीडियो है, प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएंस कांस्टेंट होने का मतलब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए, एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होने का मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर, ऐसे हम इसके वेरिएंस को लिखते हैं, रैंडम वेरिएबल मेरा जो है इसके वेरिएंस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर इट शुड बी सिग्मा स्क्वायर यू। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं इसको ऐसे लिखती, अगर मैं इसको लिखती ऐसे, इसमें आई भी लगा देती, तो दैट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं होता। जैसे जैसे यहाँ पे जो मेरा ये आई, दैट मीन्स इट वेरीज फ्रॉम, है ना, आई जो है ये रेंज कर रहा है मान लो 0 to n तक, है ना, दैट मीन्स मेरा ये जो वेरिएंस है कांस्टेंट नहीं है, ये भी रेंज कर रहा है ना, पर्टिकुलर से 0 to n तक ये भी जा रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स, है ना, दैट इज हेट्रोसडास्टिसिटी प्रॉब्लम, ठीक है। पर हम अजम्पशन लेते हैं CLRM मॉडल में कि डिस्टर्बेंस टर्म मेरा होमोसडास्टिक हो, होमोसडास्टिक का मतलब है कि उसका वेरिएंस कांस्टेंट हो, ठीक है। अगर आई 1 2 3 4 ऐसे मेरा ये वेरी कर रहा है तो उसके साथ जो मेरा ये वेरिएंस है ये सेम रहे, इसमें कोई बदलाव ना, ये कांस्टेंट रहे, ठीक है। बाकी पूरा हेट्रोसडास्टिसिटी वाला लेक्चर देख लीजिएगा। तो एरर टर्म्स रैंडम, यानी कि कोई भी वैल्यू उनकी हो सकते हैं, इट मे टेक एनी वैल्यू, बट जो मेरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम नॉन रैंडम लेते हैं, ठीक है, नॉन रैंडम लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इस वाली ये वाली प्रॉपर्टी एंड दिस वन प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी सेम ही मतलब है। एक्स और नॉन रैंडम का मतलब यही है कि एक्स की वैल्यूज मेरी फिक्स्ड होंगी, fixed x values such as values taken by regressor x may be considered fixed in repeated samples। इसका मतलब पता क्या है, देखो मैं इस प्रॉपर्टी का मतलब समझाती हूँ, ये हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है। जैसे मान लो जो x है उसको मैंने प्राइस ले लिया, ठीक है, y को मैंने ले लिया क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। अब x जो है, जैसे अगर मैं ये चीज देख रही हूँ कि इस प्राइस पर रोज कितनी क्वांटिटीज बिक रही हैं, जैसे 2 रुपए प्राइस पर पहले दिन 200 बिकी, फिर 2 रुपए प्राइस पर दूसरे दिन 300 बिकी, फिर 2 रुपए प्राइस पर तीसरे दिन 100 बिकी। दैट मीन्स एक्स इज नॉन रैंडम, या नॉन रैंडम का मतलब कि एक्स फिक्स्ड है। कहने का मतलब कि वाई रिकॉर्ड्स क्वांटिटी सोल्ड ईच डे एट सेम प्राइस, प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, तो वाई दैट इज क्वांटिटी सोल्ड, तो सेम प्राइस पर मैं अलग अलग क्वांटिटी सोल्ड रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना, तो रिपीटेड सैंपल्स में यानी कि मेरा एक्स जो है वो फिक्स रहता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। फिर एरर टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ मतलब कि उसका मीन 0 होगा और वेरिएंस कांस्टेंट होगा, दैट इज जो मैंने सिग्मा स्क्वायर लिया, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, इसकी पावर है स्क्वायर ये, ठीक है। सो मीन उसका 0 एंड दैट इज वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर यू, और ये हमने ऊपर भी यहाँ पे पढ़ा था, है ना। फिर एरर्स नॉन ऑटो कोरिलेटेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो कोरिलेशन, देखो अगर मेरे एरर्स नॉन ऑटो कोरिलेटेड हैं, ये एक मॉडल की मेरे अजम्पशन है, पर अगर वो ऑटो कोरिलेटेड नहीं होते तो प्रॉब्लम आती है, जिस प्रॉब्लम को ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। ऑटो कोरिलेशन का एक बहुत ही फेमस टेस्ट है डर्बिन-वैटसन टेस्ट, और एक ही क्लास में मेरी इस पर पूरी वीडियो है, हेट्रोसडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी, और यकीन मानिए रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको ये तीनों चीजें क्लियर करी हैं। इकोनोमेट्रिक्स आपको इतनी क्रिस्टल क्लियर करवाई हुई है ना मैंने, कि एक बार बच्चा जो मेरी पूरी कोर्स वाली क्लासेस इकोनोमेट्रिक्स की देख लेगा ना, ही विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन UGC नेट एग्जाम और अदर स्टेट लेवल टीचिंग एग्जाम्स। इकोनोमेट्रिक्स के उसके क्वेश्चंस डेफिनेटली सही होने वाले हैं। तो अगर आप भी मेरे बैच के स्टूडेंट हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि सच में मेहनत लगाई हुई है ना आपके कोर्स क्लासेस में। सो एरर्स नॉन ऑटो कोरिलेटेड है, इसका मतलब कि मेरे जो एरर्स हैं उसमें कोई रिलेशन नहीं है। जैसे मान लो UI UJ, इसमें कोवेरियंस दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों नॉन ऑटो कोरिलेटेड है, दोनों में कोरिलेशन 0 है, दोनों में कोवेरियंस 0 है, ठीक है। अगर इनमें कोरिलेशन आ जाए तो ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम आएगी। ऑटो कोरिलेशन दैट मीन्स
कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स, ठीक है, तो कोरिलेशन बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ एरर टर्म्स, तो ये चीज। अब एक्स आर अनकोरिलेटेड इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। देखो अगर मेरा मॉडल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनता है, जैसे कि कुछ इस तरह से अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस ये बीटा नोट ले लेते हैं बीटा 1 x2 ऐसे बनता है, यानी कि देखो अब मेरे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक से ज्यादा हो गए, दैट मीन्स मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर है बट मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इस तरह के मॉडल में ये चीज है कि जो मेरा x1 एंड x2 है इसमें कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोरिलेशन हो गया तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम। और ये तीनों प्रॉब्लम्स हम रिग्रेशन की समझते हैं, हेट्रोसडासिटी, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी। इन सबके टेस्ट, इन सबकी एग्जाम्पलें, इन सबके कॉज, इन सबके इफेक्ट दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है जी। तो इसमें कोरिलेशन कैसे आ सकता है भाई, देखो जैसे मान लो कि मैंने ना x1 को इनकम ले लिया है, ठीक है, और x2 को वेल्थ ले लिया, ठीक है, और ये y है डिमांड ले लिया। अब ऑब्वियसली अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी तब भी डिमांड बढ़ेगी। इनकम एंड वेल्थ में कोरिलेशन ही है, अगर किसी बंदे की इनकम ज्यादा तो उसकी वेल्थ भी ज्यादा होगी, कोरिलेटेड नहीं होगे मेरे x1 x2, बताओ, है ना। तो जब इस तरह मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोरिलेशन आ जाए दैट मीन्स दैट इज मल्टी कोलिनियरिटी प्रॉब्लम। ये सेम चीज आपकी आती है जब हम डमी वेरिएबल ट्रैप में पढ़ते हैं, कि अगर मेरे डमी वेरिएबल के केस में मेरे पास दो कैटेगरीज है, मेल एंड फीमेल, है ना, तो उसके लिए मुझे एक ही डमी वेरिएबल लेना होता है d1, कि अगर d1 मेरा 1 है तो वो मेल है, d1 0 है तो फीमेल है। पर अगर मैं एक से ज्यादा डमी वेरिएबल ले लेती हूँ, जैसे मेल के लिए d1 ले लेती हूँ, फीमेल के लिए d2, तो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। द नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको समझा दी थी असम्पशन, एक्स वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एरर टर्म। मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरे जिस बच्चे ने पूरी क्वार्टरिक्स की मेरी क्लासेस देखी हैं कि अगर ये चीज हो फिर कौन सी प्रॉब्लम आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एरर टर्म से कोरिलेटेड हो तो। इफ माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड ऑफ एरर टर्म तो कौन सी प्रॉब्लम आती है। अब अजम्पशन तो ये है कि भी इंडिपेंडेंट है, अजम्पशन ये है कि हेट्रोसडासिटी नहीं होनी चाहिए, ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, और एक्स वैल्यूज एरर टर्म से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एरर टर्म में भी कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अजम्पशन है। फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन k, n शुड बी ग्रेटर देन k। देखो n क्या है और k क्या है, लेट्स सी, जैसे मैं एक मॉडल बनाती हूँ ऐसे करके बीटा एक्स आई प्लस यू आई। अब मैं अगर कहूँ कि मेरा i जो है वो 1 to n तक रेंज कर रहा है, यानी कि y1 y2 y3 so on y, ये n ये, ठीक है। k क्या है, k का मतलब है नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जैसे ऐसे यही इस मॉडल में देखो, इस मॉडल में पैरामीटर्स कितने हैं, 2 है, 1 2 दो पैरामीटर्स है ना, बात समझे। अगर मैं इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना लेती तो पैरामीटर्स और भी हो सकते हैं, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। ये रिपीटेड सैंपल जो मैं ले रही हूँ y1 y2 y3 में i रेंजेस फ्रॉम 1 to n, है ना, दैट इज n, दैट इज माई n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसको हम बोलते हैं, और k यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सो योर n मस्ट बी ग्रेटर देन k, दैट इज असम्पशन, ठीक है। आई होप ईच एंड एवरी असम्पशन आपको क्लियर होगी बड़े अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए गोज मार्कव थ्योरम और इसकी जो हम ब्लू प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ओएलएस एस्टिमेटर्स की, वो आपको करवाऊंगी, दैट इज बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर, ठीक है जी। आपको कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।